अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन चैनल प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम है एजेंडा पाकिस्तान। मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिस तरह हम सब जानते हैं कि माह सितंबर पाकिस्तान के दिफा के हवाले से एक यादगार महीना है, क्योंकि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को नाकुचने चबाया और ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उस अज़्म का इजहार किया जिसकी बदौलत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का वो कौल कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो कभी ना ख़त्म होने वाली मुमलिकत करार दी गई, ये वाज़ेह हुआ 1965 में। आज भी भारत की जानिब से जुल्म सितम का सिलसिला जारी है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और बिलखुसूस कश्मीर में जो मजालिम का सिलसिला जारी है। और 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक कश्मीर में होने वाली हलाकतें, कर्फ्यू में होने वाली ज़्यादतियाँ, इंसानी हुकूक की पामाली, जिस पर अब पूरी मुस्लिम दुनिया के अलावा भी आलमी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम तर सिक्योरिटी काउंसिल्स इस पर अपनी राय वाज़े कर चुके हैं कि ये इंसानी हुकूक की पामाली है। लेकिन क्या वजूहात हैं कि मोदी सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत अपनी हठधर्मी पर मौजूद है और अपने रियासती मकासद के हुसूल के लिए भारत अपने हिंदुत्व के ख्वाब को इस पूरे खित्ते में पूरा करने के लिए कश्मीर की सरजमीन पर नज़रें जमाए हुए है। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में इंसानी हुकूक की पामाली और रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए ये वाक़यात जो कि एक अरसे दराज से चल रहे हैं, इसमें कई दिहाइयाँ शामिल हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की वो सर्द करारदादें जिनकी न जाने अब क्या तादाद हो गई होगी, कितने सेशंस हो चुके होंगे और आने वाले महीनों में और सालों में और कितने दिन इस तरह की बैठकें लगनी हैं। कश्मीर का इशू हल तलब है लेकिन हल होता हुआ दिखाई देता नहीं है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलखुसूस कश्मीर के मामले पर उन्होंने आलमी सतह पर आवाज़ उठाई और इनका आवाज़ उठाने का बड़ा मुनफरिद अंदाज़ रहा। सिर्फ इन्होंने बातें ही नहीं की बल्कि इन्होंने वो प्रैक्टिकल स्टेप्स दिखाए कश्मीर के मामले पे, जिसपे मीडिया का सहारा लेके, थिएटर का सहारा लेके और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीर की ये आवाज़ बने और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इन्होंने नुमाइंदगी की। मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जनाब जमशेद हुसैन साहब की। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जमशेद साहब? खैरियत। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्राइम कनाडा टीवी के लिए। मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि कश्मीर का मामला एकदम से बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है और पाकिस्तान और हमारा पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस हर फोरम पे इस बात को मद्देनज़र रखता है, लेकिन इसके बावजूद हम कश्मीर के बयानिए को जिस हद तक प्रमोट कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसके आउटकम्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई देते हैं एज एन एक NGO के तौर पर, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर? देखें, कश्मीर की तहरीक को 75 साल हो गए हैं, पौनी सदी हो गई है और कश्मीरियों की जद्दोजहद जो है वो बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ की ही जद्दोजहद है। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ेगा कि तवातुर के साथ पाकिस्तान की जद्दोजहद भी यही रही है कि कश्मीरियों की आवाज़ बने। 1947 के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुश्तरका तौर पे यूनाइटेड नेशन जाते हैं और यूनाइटेड नेशन जाने के बाद वो ये सवाल करते हैं कि कश्मीरियों के मसले को आप हल करें। और 1948 में तो अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात तय होती है कि कश्मीरियों को इजहार राय की आज़ादी दी जाएगी, कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाएगा, उनकी मर्ज़ी है वो जिसके साथ रहें, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ रहें, चाहे वो कश्मीर आज़ाद कराना चाहें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहें, ये उनकी मर्ज़ी है। ये तय हो गया वहाँ पर एक अंडरस्टूड पॉलिसी के तहत। अच्छा, ये तय कर लिया, फिर आपने देखा होगा कि माजी में आज से 1 साल पहले 5 अगस्त को इंडिया ने आलमी कवानीन पर एक ऐसा थप्पड़ मारा, यूनाइटेड नेशन पर एक ऐसा थप्पड़ मारा जिसकी चीखें पूरी दुनिया ने सुनी। उसने अपने हाथ से वो आर्टिकल ख़त्म कर दिया जिस आर्टिकल की बुनियाद पर कश्मीरी जुड़े हुए थे कश्मीर के साथ। सही। आर्टिकल 470 का ख़ात्मा बुनियादी तौर पे किया इसलिए उन्होंने कि किसी तरह से भी कश्मीरियों से वो हक़ छीन लिया जाए और कश्मीरियों। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं किया, इस पर यूनाइटेड नेशन को अपनी जो भी है वो ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, पाबंदियाँ लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया अक़वाम मुत्तहिदा ने। ये सर्द महरी समझ नहीं आती। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा में जो रिपोर्ट पेश हुई आखिरी, उस रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने जब रिपोर्ट पेश की, जिन साहब ने ये रिपोर्ट पेश की वो रिपोर्ट पेश करते हुए रो गए जब औरतों के हकूक़ की बात हुई। जब उसने बताया कि 7 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी तक रेप किया गया है।
इंडियन फ़ौजियों ने उनके साथ रेप किया गया। अच्छा, कश्मीर दरअसल हज़ारों साल पुरानी आबादी है, कोई वो तो है नहीं, और वहाँ के लोग मूव भी नहीं करते। जिस तरह हम यहाँ से हैदराबाद चले गए, लाहौर चले गए, इस तरह से वहाँ मूवमेंट भी नहीं है। लोग जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। वहाँ पर उनके हकूक़ को ग़स्ब किया गया, यानी कि सिर्फ 10,000 की ख़वातीन ऐसी हैं, 10,000 से ज़ायद ख़वातीन ऐसी हैं जो हाफ विडोज़ हैं। हाफ विडोज़ का मतलब ये कि अधूरी बेवा जिनके शौहरों को अगवा कर लिया है इंडियन आर्मी, जो ढूंढती रहती हैं जेलों में जाकर, उनको इधर ढूंढती हैं उधर ढूंढती हैं, बेचारी उनको मिलते नहीं हैं उनके शौहर। अब हमारे, क्योंकि वो मुसलमान हैं अक्सर, तो वहाँ पर जो है मुसलमानों के अंदर दूसरी शादी तब होती है या तो शौहर मरता है या जो है उसकी डाइवोर्स होती है। अब ये दोनों चीज़ों के बीच में रहती हैं वो, तो इन्हें हाफ विडोज़ कहते हैं। इनको हाफ विडोज़ कहते हैं। वो बच्चियाँ जो है वो बड़ी हो जाती हैं, यानी कि उनकी बच्चियाँ जो है वो बड़ी हो जाती हैं, वो अपने बाप को तलाश करती हैं, कहीं नहीं मिलता। अब 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हैं, यतीम हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चे, और वो ऑर्फन इस तरह नहीं होगा उनके बाप मर गए या लापता है, उनके वालिद लापता हैं। वो ऑर्फन बच्चे हैं जो 10,000 से ज़्यादा के अंदर है। और इसी तरह से जो है 1 लाख से ज़ायद लोग कश्मीरियों को मार दिया गया है, जो इंडियन आर्मी ने मारा है। अच्छा, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ है। अच्छा, वहाँ पर लोगों को जो है ना इंटरनेट पर एक्सेस नहीं है, लोगों का जो है ना वो बात नहीं कर सकते, मीडिया नहीं जा सकता। आप CNN को कहें ना जाए कश्मीर, क्यों नहीं जाता? BBC से कहें जाकर कश्मीर में रिपोर्ट बनाए, क्यों नहीं बनाता? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है वहाँ पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, हमारी ज़िंदगियाँ कितना समेट कर रह गई, यानी कि हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। कहीं ऐसा ना हो मेरे छींकने से जो है ना वो कहीं पर कोई और बीमार हो जाए। वहाँ पर पिछले 1 साल से मुसलसल लॉकडाउन है, लोग नहीं निकल पा रहे, स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटियाँ उस तरह से नहीं खुली हुई हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे। 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा, 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा वहाँ पर हम सेब खाते हैं अपने यहाँ, तो वहाँ पर 1,000 अरब से ज़्यादा का नुकसान उनको सेब और उसकी यानी उस पर वो समझ होती है उनकी। जमशेद साहब, ये बताइए, आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी आलमी सतह पे करके, यानी उसने तो अपने लिए इस्तेमाल किया इंडिया ने उस आर्टिकल को, लेकिन आप ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पे उसने थप्पड़ जड़ दिया। मैं ये समझता हूँ कि उसने ये बावर कराया कि ये ज़मीन जो है इंडिया की है, और इसी बेस पे अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ नहीं कर सका, और पाकिस्तान सिर्फ अपने बयानी की हद तक ही कायम रहा, क्योंकि पाकिस्तान अब कोई ऐसी एक्टिविटी कर नहीं सकता था, ऑलरेडी वो FATF के चुंगल में फंसा हुआ था। तो आपको क्या लगता है अब हमारा फ़ॉरेन ऑफिस आगे क्या स्टेप ले सकता है, सिवाय इसके कि शाह महमूद कुरैशी साहब हर मुख्तलिफ फ़ोरम पे जाके इंटरनेशनली बात करते हैं, और शीरी मज़ारी साहिबा भी खुद ये बात कह चुकी हैं, यानी वो दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट हैं और दोनों ही वफाकी वज़ीर हैं, और वो क्रिटिसाइज़ कर चुकी हैं अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर पे, और वो कहती हैं जितना भी बयानियाँ उठाए वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ाती कोशिश हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शीरी मज़ारी साहिबा जो कुछ कहती हैं वो तो उनका मसला है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, बयानिया तो उन्हीं का समझा जाएगा ना, हम तो ये नहीं समझ सकते कि शीरी मज़ारी ने कुछ कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा जो बयानिया है वो मजबूत हुआ है, ऐसा नहीं कमज़ोर हुआ है। इमरान खान की स्पीच को आप चाहे समझ लें कि वो एक स्पीच थी, लेकिन वो दुनिया के लिए एक पैगाम था, क्योंकि दुनिया को पैगाम तो उसी स्टेज से दिया जाएगा ना। यहाँ पर बैठकर तो मैं दुनिया को पैगाम वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश हुए और उन्होंने जो पैगाम दिया वो बुनियादी तौर पर कश्मीरियों की आवाज़ थी, वो दिल की आवाज़ थी। कश्मीरियों से हमारा रब्ता भी होता है और हुर्रियत के लोगों से भी हमारी बात होती है। वहाँ पर जो है वो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो कश्मीरियों का मौक़िफ़ है, उस पर उनकी कोई दो राय नहीं है। और वो ये भी समझते हैं कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान की जो तरजीह है वो कश्मीरियों के लिए है, वो पाकिस्तान की तरजीह नहीं है, वो कश्मीरियों को हकूक़ दिलाने की तरजीह है। अच्छा, जब कश्मीरियों के हकूक़ की बात होती है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात होती है। अक़वाम मुत्तहिदा वो सारी चीज़ें कर सकता था जो उसने की हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, यानी कि मशरक़ी तैमूर में भी तो उसने कुछ काम किया है ना, उसने अफ्रीका के ममालिक में भी काम किया है, उसने ख़ुद जो है वो इराक़ के अंदर जो है वो इस बात पर उसने जो है ना वो बमबारी शुरू कर दी अमेरिका ने कि यहाँ पर जो है ना वो केमिकल वेपन्स है, यहाँ तो हर रोज़ लोग मर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक उसके नाना के सामने उसको मार दिया, बच्चे के सामने, नाना को मार दिया, बच्चा उसकी लाश पर बैठा हुआ है, ये दुनिया नहीं देख रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कितना शोर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज इंडिया की वही बदमाशी है। इंडिया ये समझता है कि मैं ताकत के ज़रिए से कश्मीरियों पर कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन ताकत के ज़रिए से जो ना वो कंट्रोल नहीं हो सकता एक हद तक। अच्छा, FATF की जहाँ तक बात है, देखिए हम FATF पाकिस्तान ने कभी भी मुसल्लह जद्दोजहद की हिमायत नहीं की कश्मीर में।
पाकिस्तान ये चाहता है कि इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है उस पर बात हो, इंडिया पर एक प्रेशर डेवलप हो, और इंडिया पर प्रेशर डेवलप होगा तो इंडिया इनको आज़ादी देगा और उनसे पूछेगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो उनकी मर्ज़ी है जहाँ रहें, उनकी मर्ज़ी है, उनका इख्तियार है, उनको इख्तियार दिया जाए। इस इख्तियार से क्यों रोका जा रहा है? ये है बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कि उनको आज़ादी इज़हार राय का हक़ नहीं है, उनको ये हक़ नहीं है कि जहाँ वो रहते हैं दरअसल वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है, वो एक जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पर जो है वो आज भी कश्मीरी हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं? उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ आप देखते हैं, क्योंकि आप हुर्रियत के लोगों से भी राब्ते हैं। देखें, जब किसी कश्मीरी को पाकिस्तान का परचम बनाया जाता है ना शहादत पर, जब उसको मार देती है इंडियन आर्मी, तो लगता है ऐसे ही है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जो आवाज़ हमें आती है। क्योंकि ऐसे ही देखा जा सकता है कि जिसका परचम पहनाया जाता होगा उसी की इज़्ज़त होगी। आज भी हमने उनके जलसों में देखा है, वो एक ही नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमें इसमें भी कोई हक़ नहीं है, हक़ नहीं पहुँचता कि हम उनको कहें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा, लेकिन वो उनके दिल की आवाज़ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्योंकि पिंडी से जो हवाएं चलती हैं वो कश्मीर जाती हैं, और कश्मीर का जो पानी, हाँ, कश्मीर का जो पानी आता है वो हमारे पास आकर गिरता है, हम वो पानी पीते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे, अच्छा दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, लेकिन ये हक़ उनको दिया जाए कि उनको खुद इख्तियारी हक़ दिया जाए, तो जो है वो इस हक़ को इस्तेमाल करें। और ठीक है, जिस वक्त कश्मीर में लॉकडाउन हुआ और आपकी तंजीम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बड़ी आवाज़ उठाई, और हमने देखा भी कराची के अंदर आपने बड़े इसमें प्रोग्राम्स का इनेकाद किया, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को आपने मदऊ किया, राजा फ़ारूक हैदर साहब आए, आप ही के प्रोग्राम में, यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े अहम प्रोग्राम में कराची में आके आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि अगर अभी भी अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया, तो उन्होंने ये भी वाजगार अल्फाज में कहा कि हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर का भी मैं आखिरी प्राइम मिनिस्टर हूँ। यानी वो ये भी तासुर दे गए कि जो मकबूजा कश्मीर है वो तो है ही अपनी जगह, आज़ाद कश्मीर भी हाथ से जा सकता है। तो क्या पाकिस्तान जो है वो सही मायनों में नुमाइंदगी नहीं कर पा रहा, या अपने आप को सिर्फ बयानी की हद तक महदूद रख रहा है, उसकी वजह से आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में तासुर जा रहा है कि जी पाकिस्तान का वो इंटरेस्ट नहीं रहा जो पहले था? जी, जहाँ तक राजा फ़ारूक हैदर साहब ने बात की, वो तो किसी और तनाजुर में बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी आर्टिकल 370 ख़त्म कर देगा जो इंडिया ने ख़त्म किया, वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर को मिला देगा, शायद मैं इस वजह से आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं यहाँ पर कोई कब्ज़ा कर लेगा, क्योंकि हम तो रियासत का हक़ देते हैं उन्हें, और उन्हें सारे हक़ हासिल हैं। हमने जो है वो हाफ विडो थिएटर किया, इस्लामाबाद में किया, वहाँ 40 से ज़्यादा ममालिक के डिप्लोमेट्स को हमने बुलाया, इंग्लिश में किया हमने, और ये बात समझाई वहाँ पर कि वहाँ पर बच्चों का मसला है, वहाँ पर औरतों का मसला है, वहाँ पर नौजवानों का मसला है, बुज़ुर्गों का मसला है। इस मसले को दुनिया देखे, अगर इस मसले को दुनिया नहीं देखेगी तो ये मौज़िब दुनिया कहलाने के काबिल नहीं रहेगी। इस बात को हमने उनको समझाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक इस बात को हम समझाने में भी कामयाब भी हुए। अच्छा, हमने प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर को भी अपने प्रोग्राम में बुलाया, और इस बात का उनसे बात की हमने कि क्या वजह ऐसी है जिसकी वजह से जो है वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वजह इंडिया की हठधर्मी है। इंडिया इस बात को तस्लीम कर, इंडिया को इस बात का एहसास है कि उसने पूरे इंडिया के अंदर जो है ना वो इंसानी हकूक़ की पामाली की हुई है। एक जगह से पर्दा हटता है उनका तो पूरी दुनिया में आश्कार हो जाते हैं, वो पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि इंडिया के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उन्होंने दंगा मचाया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, इस तरह से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने जिस तरह नौजवानों को मारा, और इसी तरह से जो है वो जो कानून एक लेकर आए जिसके ज़रिए से जो है वो ये इख्तियार लोगों से छीन लिया गया कि वो हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको जो है ना वो एक हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत तय करेगी कौन हिंदुस्तानी है और कौन नहीं है। तो बुनियादी तौर पे जो सेकुलरिज़म का नारा इंडिया लगाता था वो तो उस पर बिल्कुल जो है वो दुनिया को पता चल गया कि वो झूठ बोलता था। सही है। अच्छा, अब ये बताइए कि भारत तो अपनी जगह पर कायम व दायम है, यानी उसका जो मौक़िफ़ है और उसमें मज़ीद तेज़ी आती जा रही है हिंदुत्व वाले मौक़िफ़ में। जब 5 अगस्त 2020 आया, यानी 1 साल हो गया लॉकडाउन को कश्मीर में, तो बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर की बुनियाद और वो बाकायदा तकरीब
मोदी सरकार की जानिब से मुनक्किद होती है, ख़ुद नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद थे चीफ गेस्ट की हैसियत से। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? इंसानी हुकूक तो चलें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये दो रियासतें आपस में क्या टकराव वाली पोजीशन? देखिए, जहाँ तक आपने बात की ना बाबरी मस्जिद की, बाबरी मस्जिद ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ये दिया कि ये जगह मस्जिद की थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बन सकती, अब मस्जिद के लिए कोई और जगह तय कर लें, यहाँ हिंदुओं का मंदिर। देखिए जाती सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो है उसने एक ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला दिया कि जिससे जो है ना वो हर जी शऊर आदमी हैरान और परेशान हो गया कि सुप्रीम कोर्ट वो इंडिया जो सेकुलरिज्म का नारा लगाता है उसने कैसा एक मजहबी फ़ैसला दे दिया। एक तो बात यह है। जहाँ तक रह गई टकराव की बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, देखें पाकिस्तान तो डिफेंसिव पोजीशन में है, पाकिस्तान एग्रेसिव पोजीशन में नहीं है। लेकिन आप देख लें अगर डिफेंसिव पोजीशन में, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई जहाज़ अपने नहीं भेजे थे जब 16 फरवरी का वाक़या हुआ था, पाकिस्तान ने कोई जहाज़ नहीं भेजे थे अपने, इंडिया ने अपने जहाज़ भेजे थे जो मार गिराए गए वहाँ पर। कुलभूषण यादव पाकिस्तान की रियासत से गिरफ़्तार हुआ है, जो राह का एजेंट है पाकिस्तान की रियासत से गिरफ़्तार हुआ, वहाँ से नहीं गिरफ़्तार हुआ वो। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर अटैक हो रहा, पाकिस्तान अपना डिफेंस करेगा। हर दुनिया के हर ममालिक को अपना डिफेंस करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोर समझा जाए तो ये मेरे ख्याल है उनकी गलत फहमी है। और क्योंकि ये भी एक इंसानी हकूक़ की पामाली है। किसी मुल्क के अंदर, एक आज़ाद मुल्क के अंदर आप जो है ना वो अपने जासूस भेज दें, अपने जो है ना वो एयरक्राफ्ट भेज दें उन पर अटैक करने के लिए, तो आप तो उसकी आज़ादी पर कदगन लगा रहे हैं, उस पर आज़ादी पर अटैक कर रहे हैं। तो जो डिफेंसिव पोजीशन होगा उसका हक़ है कि वो कुछ करें। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप अपने प्लेटफॉर्म को कश्मीर के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए, जो हो रही है वायलेशन उस पर आवाज़ उठाने के लिए, चाहे कश्मीर हो या दुनिया भर में कहीं भी ये मामले हों, ह्यूमन राइट्स काउंसिल आवाज़ उठाती है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी टीम की स्ट्रेटजी क्या आने वाले दिनों के लिए? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी तो बुनियादी तौर पे यही है कि हम इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे जो इंसानी हकूक़ की पामाली इंडिया कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा तो हम उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम तो अप्रिशिएट करेंगे उसे। लेकिन अगर वो इंसानी हकूक़ की पामाली करेगा, उन लोगों पर जुल्म करेगा जो कमज़ोर हैं, जो ताकतवर नहीं हैं। आपको पता है इंडिया की 7 लाख फ़ौज जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, यानी कि हर 10 आदमी पर एक फ़ौजी मौजूद है। इसका मतलब आप समझ लें कि क्या सूरत हाल है। हमारी स्ट्रेटजी है कि हम जो है विजुअल तरीके से, हम जो है थिएटर के ज़रिए से, हम रोड थिएटर के ज़रिए से, हम मुजाहरों के ज़रिए से, और जहाँ हमें मौका मिलेगा हम इंडिया का ये बदनुमा चेहरा दिखाते रहेंगे जो वो इंसानियत की तज़लील कश्मीर के अंदर और ख़ुद इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर कर रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में मुझे ये बताइए कि क्योंकि प्राइम कैनेडा टीवी सबसे मकबूल चैनल है कनाडा का, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं इस चैनल के ज़रिए कि पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और मुस्तकबिल में क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहैसियत एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे आपकी क्या तवक्कुआत हैं, और कश्मीर के मामले पे आप उनका क्या नज़रिया देख रहे हैं? देखें, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर भी लोग मौजूद हैं जो इंसानियत का दर्द महसूस रखते हैं, वो ये बात समझते हैं कि इंडिया यहाँ जुल्म कर रहा है। और आपने देखा होगा यूरोपियन ममालिक में तहरीक कश्मीर के नाम से हो या दीगर मुख्तलिफ़ नामों से हो, वो सारे जो है ना वो मुजाहरे भी कर रहे होते हैं। इंडिया के हर उस दिन, जिस दिन इंडिया का आज़ादी का होता है उस दिन यौम स्याह मनाते हैं। इस तरह 5 अगस्त पे लोग सारी चीज़ें करते हैं। सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से या ओवरसीज़ वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो सिर्फ अपनी डीपी पर कश्मीर की कोई तस्वीर लगा दें फेसबुक के, और कोई भी ऐसा दिन आया तो ये काम वो कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारी चीज़ें वो उस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ को जो है वो अखलाकी दायरों के अंदर अगर उठाया जाएगा, अगर कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ आता है तो उस पर एहतजाज करें कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दें, और जो वहाँ पर इंसानियत की तज़लील हो रही है उस पर वो आवाज़ बुलंद करें। ये पैगाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आपने प्राइम कैनेडा टीवी के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, आज एजेंडा पाकिस्तान में हमने कश्मीर के साथ जो इस वक्त करंट सिनेरियोज़ चल रहे हैं उस पर बात की। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से वहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट अपने इक़दामात कर रही है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तमाम ही NGOज़ और पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर NGO ह्यूमन राइट्स के हवाले से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अपनी जानिब से जो कुछ किरदार अदा कर चुकी है और मज़ीद आने वाले दिनों में जो किरदार इसने अदा करना है उस पर भी रोशनी डाली। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सब मिल के एक पेज पर आके, यानी हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत कश्मीर के मामले पर एक पेज पर रहते हुए इसका एक पायदार हल तलाश कर रहे हैं, और अनकरीब इसके एक पायदार हल को लेकर अक़वाम आलम के सामने
पेश होंगे और अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कश्मीर के मुकदमे को एक सफ़ीर की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से लड़ेंगे और इमरान खान साहब एक मरतबा फिर दुनिया पर ये बावर करवाएंगे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज एजेंडा पाकिस्तान से अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।